आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जेडीयू ने 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव समेत कई उम्मीदवारों ने दाखिल किए कागजात नामजदगी। जन सुराज के सरबराह प्रशांत किशोर ने इलेक्शन लड़ने से किया इंकार। मोदी हुकूमत का रेलवे की जदीदकारी पर खुसूसी जोर। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बैनुल-अक़वामी रेल आलात की नुमाइश का किया इफ्तिताह। कहा कि मरकज रेलवे की जदीदकारी में सालाना 2.56 लाख करोड़ रुपए की कर रहा है सरमायाकारी। नक्सल फ्री इंडिया मुहिम कामयाबी के साथ जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 50 लाख रुपए के इनामी नक्सल समेत 27 नक्सलियों ने की खुद सुपुर्दगी, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 50 लाख रुपए के इनाम वाले नक्सल भूपत्ती समेत 60 नक्सलियों ने की खुद सुपुर्दगी। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा। दिल्ली एनसीआर में सब्ज पटाखे जलाने की मशरूत इजाजत। दिल्ली की वजीर आला समेत मुख्तलिफ वुज़रा ने फैसले का किया खैर मकदम। लोगों में भी खुशी की लहर। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद पर एक बार फिर से आमने सामने। पाकिस्तानी फौज ने कंदहार को बनाया निशाना, 12 अफराद हलाक। तालिबान ने भी 7 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक करने का किया दावा। और अब खबरें तफसील से। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। और इस फहरिस्त में आपको बता दें, इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और इनमें वुज़रा श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वर हजारी समेत कई अहम रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह और एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। और सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे के इंतखाब लड़ने की खबर थी, लेकिन पार्टी ने फिर से वजीर विजय चौधरी को ही उतारा है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों के इंतखाब जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। और वजीर महेश्वर हजारी ने टिकट कटने की खबर मीडिया में चल रही थी, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। उन्हें कल्याणपुर से टिकट दिया गया है। वजीर रत्नेश सादा को भी सोन बरसा से टिकट मिला है। 2025 के असेंबली इंतखाबात में जेडीयू 101 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी। 2020 के इलेक्शन में जेडीयू 115 सीटों पर इंतखाब लड़ी थी और इसमें से 43 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। बिहार के नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने लखीसराय से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता नामजदगी के वक्त उनके साथ मौजूद थीं। लखीसराय में पहले मरहले में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। वो नामजदगी के बाद अपनी जीत के सिलसिले में पुरएतमाद नजर आए। आज हमने नामांकन किया है और ये क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया। जो बन सका हमने किया। क्षेत्र को लज्जित नहीं होने दिया। आगे भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी और इस क्षेत्र को पूरे बिहार के नक्शे पर अव्वल दर्जे में लाने का हमारा प्रयास रहेगा। वहीं इसी दौरान दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने बिहार में बीजेपी की शानदार जीत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में बहार है और यहां तरक्याती काम लगातार चल रहे हैं। बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्यों से ये पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार सरोवर है। और यहाँ पर नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन की जो सरकार है फिर इस बार आएगी और पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार आशीर्वाद देगा और अधिकतम सीटों के साथ में हमारी सरकार बनेगी। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई विजय जी को।
वहीं ग्रैंड अलायंस में सीटों की तकसीम के हवाले से तस्वीर अभी तक वाज़ेह नहीं है और अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि बिहार के इंतखाबात में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर मुकाबला करेगी। लेकिन अजीम इत्तेहाद की राब्ता कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव ने खुद को राघवपुर से उम्मीदवार करार दिया है और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। राघवपुर से तेजस्वी यादव की यह तीसरी नामजदगी है और जहां से उन्होंने 2015 और 2020 में कामयाबी हासिल की थी। राघवपुर को आरजेडी का रिवायती गढ़ और लालू खानदान की सीट समझा जाता है। नामजदगी के दौरान तेजस्वी यादव के साथ उनके वालिद लालू प्रसाद यादव, वालिदा राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद थीं। राघवपुर सीट के हवाले से ग्रैंड अलायंस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है और ना ही किसी उम्मीदवार का ऐलान किया है। नशिस्तों की तकसीम का फॉर्मूला अभी तक गैर तयशुदा है। ताहम आरजेडी और बाएं बाजू की पार्टियों ने पहले ही टिकट देकर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अपनी नामजदगी दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने यकीन जाहिर किया है कि राघवपुर के लोग एक बार फिर से उन पर भरोसा करेंगे। उन्होंने ये कहते हुए बहुत से लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि वो 2 जगहों से इलेक्शन लड़ेंगे और इन कयास आराइयों को भी मुस्तरद कर दिया कि वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लगातार 2 बार से राघवपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघवपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघवपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघवपुर लड़ते आए हैं और केवल राघवपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। ग्रैंड अलायंस के अंदर सीटों की तकसीम के इंतजामात के बारे में आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ग्रैंड अलायंस के अंदर सब कुछ ठीक है और कोई तनाज़ा नहीं है। ग्रैंड अलायंस मुत्तहद है और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रहा है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। जन सुराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार असेंबली इंतखाबात लड़ने से इनकार कर दिया है। इंतखाब न लड़ने के अपने फैसले के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी ने यह फैसला इत्तेफाक राय से किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने के बजाय पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। साथियों ने निर्णय लिया है कि चूँकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात में पैसे की ताकत के इस्तेमाल को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसियों को हिदायत जारी की है। कमीशन ने तमाम एजेंसियों बशमूल रियासती महकमा पुलिस, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, महकमा इनकम टैक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ऐसा करने की हिदायत दी गई है। 6 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत में 33.97 करोड़ रुपए की शराब, मनशियात और नकदी जब्त की गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फ्लाइंग स्क्वाड्स, सर्विलांस की टीमें और रेडियो सर्विलांस टीमें 24 घंटे अलर्ट रहें ताकि वोटर्स को मुतासिर करने के लिए पैसे की ताकत या दीगर तरीके से लालच देने को रोका जा सके। कमीशन ने इन्फोर्समेंट अफसरान को यह भी हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तहकीकात के दौरान शहरियों को हिरासा न किया जाए। कमीशन ने कहा कि कोई भी सी विजिल ऐप के जरिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज करा सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कदम इंतखाबात की शफाफियत और गैर जानिबदारी को बरकरार रखने और गैर ज़रूरी अखराजात और बदउनवानी को रोकने के मकसद से उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ रियासतों में 2025 के असेंबली
ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड और उड़ीसा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। इन उम्मीदवारों में जम्मू कश्मीर के बडगाम के आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा, झारखंड से घाटशिला सीट से बाबूलाल सोरेन, उड़ीसा के नवपाड़ा से जय ढोलकिया और तेलंगाना के जुबली हिल्स से लंकाला दीप रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। मोदी हुकूमत का रेलवे की जदीदकारी पर खुसूसी जोर रहा है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस सिलसिले में दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी रेल आलात की नुमाइश 2025 का इफ्तिताह किया। इस 3 रोज़ा इवेंट में 15 ममालिक के रेल आलात बनाने वाले और सरकर्दा भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस नुमाइश का मकसद भारतीय रेलवे को जदीद, सब्ज और टेक्नोलॉजी की सिमत में आगे बढ़ाना है और यहाँ दिखाई जाने वाली इख्तरात न सिर्फ रेलवे सेक्टर के मुस्तकबिल की एक झलक पेश करती हैं, बल्कि तरक्की याफ्ता भारत के विजन को अमली जामा पहनाने की सिमत एक अहम कदम के तौर पर भी काम करती हैं। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मरकजी रेलवे की जदीदकारी में सालाना 2.56 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पाबंदी के अपने पहले फैसले में तरमीम की है और ग्रीन पटाखों की मशरूत इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस BR गवई की सरबराही में बेंच ने बताया कि दिवाली और दिवाली से एक दिन पहले सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे और शाम 8 बजे से 10 बजे के दरमियान सब्ज पटाखे फोड़े जा सकते हैं। सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स और नीरी और पैसो एजेंसियों की तरफ से इजाजत याफ्ता लाइसेंस याफ्ता अफराद को ही मखसूस जगहों पर ग्रीन क्रैकर्स फरोख्त करने की इजाजत होगी। अदालत ने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो तहकीकाती टीमें तश्कील दें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ग्रीन पटाखों की आड़ में ममनुआ पटाखे फरोख्त ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। अदालत ने CPCB और रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को हिदायत दी है कि वो 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर की फिजाई आलूदगी का डेटा जमा करें और CJI BR गवई ने बताया है कि मुकम्मल पाबंदी के बाद भी दिल्ली एनसीआर में ममनुआ पटाखे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त हो रहे थे, जिनसे सब्ज पटाखों के मुकाबले ज्यादा नुकसान होता है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में सब्ज पटाखों को फोड़ने की इजाजत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए CM रेखा ने कहा कि माहौलियात और अपनी रिवायत के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना जरूरी है और दिल्ली हुकूमत इसको अच्छी तरह समझती है। सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्यौहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्यौहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। माननीय कोर्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद। दिल्ली हुकूमत के वुज़रा ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए सब्ज पटाखों की इजाजत देने के फैसले का खैर मकदम किया है। मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% मानेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ी दिवाली है, ये दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है। 8 साल बाद आप पटाखे दिल्ली के लोग चला पाएं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हमें पर्व का भी ध्यान रखना है। प्रभु राम जी की दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है। मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने दिल्ली की जनता की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। मुल्क को नक्सल फ्री बनाने का मरकजी हुकूमत का मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है। नक्सल फ्री इंडिया मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 50 लाख रुपए के इनामी नक्सल समेत 27 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र रियासत में नक्सल तहरीक को खत्म करने के लिए आज एक ठोस और फैसला कुन कदम उठाया गया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आज गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की। 61 नक्सलाइट में CPI माओइस्ट पोलित ब्यूरो के रुकन मल्ला जुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपत्ती भी शामिल था, जो हथियार डालकर मरकजी धारे में शामिल हो गया। महाराष्ट्र हुकूमत ने इन नक्सलियों में से हर एक पर 5.24 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। गढ़चिरौली की तारीख में ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में नक्सलाइट ने हथियार डाले हैं और इस मौके पर वजीर आला ने हथियार डालने वाले नक्सलियों को आइन की कॉपी पेश की। तकरीब में वज़ीर आला ने नक्सलाइट मुतासरीन के ख़ानदानों में चेक तकसीम किए। भूपत्ती एक अक्सरियत पसंद नक्सलाइट है जिसने सितंबर में एक पैम्फलेट जारी किया था जिसमें हथियार डालने की अपील की थी। छत्तीसगढ़ और मुल्क के दीगर हिस्सों में नक्सलियों ने इस अपील की हिमायत की थी और इसे नक्सल तहरीक के खात्मे की तरफ एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मुल्क भर में रियासती हुकूमतों की क़यादत में पुलिस की अनथक कार्रवाइयों के नतीजे में नक्सल तहरीक अब अपने आखिरी दिनों का सामना कर रही है। देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है और इसलिए वो लोग यहाँ आए। सैंडलवुड डेवलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। रिपोर्ट के अज्जा की तकरीब को फेडरेशन ऑफ इंडियन फ्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर किया। मुतालिका वजारतें, महकमे और रियासती हुकूमतें अब कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए फौरी कार्रवाई करेंगी। हमारे नामानिगार ऋषि कुमार ने इस सिलसिले में रतन पी वट्टल, कमेटी के चेयरमैन और हुकूमत हिंद के साबिक मालियाती सेक्रेटरी से बात की। भारत में सैंडलवुड को लेकर क्या संभावनाएं हैं और इसे कैसे विस्तार किया जाए ताकि दुनिया भर में भारत का जो चंदन है वो पहुंचे और भारत इस मामले में अपनी अग्रणी भूमिका निभा पाए, इस सब को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी है सैंडलवुड डेवलपमेंट कमेटी। इस कमेटी की रिपोर्ट्स आई हैं और कमेटी के चेयरमैन इस समय रतन पी वट्टल साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से जो संभावनाएं हैं आप लोगों ने विस्तार से चर्चा की, सबसे पहले कमेटी की रिपोर्ट्स का सार क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये कमेटी जो है ये 2021 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मगर उस समय ये कोविड आ गया, 2 साल तक ये काम नहीं कर पाई। उस वक्त मैं मेंबर सेक्रेटरी था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम में, बल्कि पीएम साहब से ही बात हुई थी इसके बारे में। उन्होंने बोला था कि चंदन के ऊपर कुछ करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि
कुछ 15-20 साल से जब कि हम लोग एक नेट एक्सपोर्टर थे सैंडलवुड ऑयल और सैंडलवुड प्रोडक्ट्स के, अब नेट इंपोर्टर हो गए हैं। आपने अपनी रिपोर्ट के बारे में बताते समय कुछ बिंदुओं पर हाईलाइट किया था, 4-5 बिंदुओं को, वो क्या है? सबसे पहले इश्यूज़ हैं फाइनेंसिंग के, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म क्रॉप होती है। 25 साल 30 साल के अंदर पता चलता है कि जब चंदन का पेड़ बढ़ता है उसके अंदर जो हार्टवुड होती है, अंदर की लकड़ी, वो डेवलप हुई है कि नहीं, तो इसमें मेजर रिस्क होता है। दूसरा है मामला टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का, कि क्या हम इसको अपने साइंटिफिक्स के थ्रू या साइंटिफिक लेबॉरेटरीज़ के थ्रू काम किया जाए कि ये चीज़ जल्दी उगाई जा सके। एक और मुद्दा है इश्यूज़ ऑफ सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी और मूवमेंट, क्योंकि ये चंदन अरसे से ये बड़ी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ रही है। फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू इस पेड़ को काट नहीं सकते हैं, इसको बाहर भी उगाएं, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। इसकी वजह से जब ज़्यादा ओवर रेगुलेशन भी हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, उससे इंडस्ट्री मरने लगती है। आप लोगों ने एक स्मॉल ड्राफ्ट ऑफ बिल, मतलब बिल भी ड्राफ्ट किया है तो इसमें। हमने इसके अंदर एक ड्राफ्ट उसको सैंडलवुड फैसिलिटेशन बिल के नाम से उसके अंदर बना दिया है। अब जो डिपार्टमेंट देखना चाहे उसको पूरा एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, उसका आधा देख सकता है, मगर एक बेसिस है जिसके ऊपर डिबेट को हम लोग जारी रख सकते हैं। देखते हैं जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है और भारत को किस तरीके से दुनिया में एक बार फिर से चंदन के मामले में अपना नाम आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। कैमरामैन कालरा के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। हरियाणा के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने अपना 41वां यौम तासीस मनाया और इसमें एनएसजी कमांडोज ने लाइव मुजाहरे के जरिए अपनी ताकत और सलाहियतों का मुजाहरा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर एनएसजी एहलकारों की बहादुरी और लगन की तारीफ की और इस मौके पर एनएसजी कमांडोज ने अपनी ताकत और सलाहियतों का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मानेसर में एक तरबियती मरकज का इफ्तिताह किया। एनएसजी कमांडोज ने अपनी जहानत का मुजाहरा करते हुए वहां मौजूद हर शख्स को फख्र का एहसास कराया। एनएसजी ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी है। एनएसजी को देखकर मुल्क के हर शहरी को लगता है कि हमारी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग महफूज हाथों में है। देश की सुरक्षा में जुटे एनएसजी के बहादुर जवानों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में कई एनएसजी मराकज बनाए जा रहे हैं जिनमें अयोध्या जदीद तरीन है। ये एनएसजी को मुल्क के किसी भी इलाके में फौरी तौर पर पहुंचने के काबिल बनाएगा अगर कुछ होता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग, आतंकवाद का सामना करने की कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। इस तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि हमने दफा 370 को खत्म करने से लेकर फिजाई हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बहुत सी चीजें हासिल की हैं। हमने दहशतगर्दों को जहां कहीं भी हो तबाह किया है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड में छिपे क्यों न हो। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है जो दहशत फैला रहा था। पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया। टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई। देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की
शुरुआत की। 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। एनएसजी ने मुल्क में दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े का डेटाबेस बनाया है, चाहे वो महाकुंभ मेला हो या पूरी रथ यात्रा। एनएसजी हर जगह सलामती की अलामत है। एनएसजी ने मुल्क की सलामती के साथ साथ इसके माहौल की भी हिफाजत की है। वजीर दाखिला ने कहा कि आने वाले दिनों में हम एनएसजी को जदीद बनाने जा रहे हैं, जिससे इसके कामों में नुमाया तब्दीली आएगी। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स और अफगान तालिबान के दरमियान एक बार फिर से झड़पें शुरू हो गई हैं, जिससे सरहद पर दोनों ही एतराफ़ के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। अफगान तालिबान के तर्जुमान मौलवी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बुध की सुबह कंदहार के इलाके स्पन बोलिक पर हमला किया, जिसमें 12 शहरी हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत की भी इत्तला दी है। काबुल का दावा है कि वो अपनी फ़िज़ाई हुदूद और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता वार ग्लोब न्यूज़ ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि तालिबान के ड्रोन ने खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फौजी अड्डे पर हमला किया। अफगान वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सुबह 8 बजे तक लड़ाई पर उनका कंट्रोल था। और खेल की खबरों में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम का पहला बैच 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। कोहली और रोहित के साथ टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, ओपनर यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर नितेश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मोविन अमला के कई अरकान भी शामिल थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर क्रिकेट शायकीन की भीड़ जमा थी। हेड कोच गौतम गंभीर और कोचिंग स्टाफ के कई दीगर अरकान आज देर शाम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि